हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने चल रहा था भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक प्रदेश। और पिछली क्लास में हमने इस भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में हमने जाना था कि भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से भाग है। और इसके बाद में हमने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में भी पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। और हिमालय के इस उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो मूल रूप से हमने दो सिद्धांत भी पढ़े थे। और दो सिद्धांतों की हम बात करें तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे कि एक तो कोबर का सिद्धांत था, एक तो कोबर ने दिया था, और एक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, एरिहेंस ने दिया था। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा कि कोबर का जो ये सिद्धांत है, इन्होंने कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था, जिसे टेथिस सागर के बारे में भी बताया था इसने कि आज वर्तमान में जो हिमालय है इसकी जगह पहले टेथिस सागर था और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का इसमें अवसाद जमा होने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये तो बात कोबर लिखता है, जबकि हेरिहेंस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताते हैं कि आपस में दो प्लेटों का टकराव हुआ और टकराव होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। इसके बाद में आज जो हम पढ़ेंगे हिमालय के संदर्भ में, हिमालय की हमने चार श्रेणियां पढ़ी थी। इस प्रकार से हमने हिमालय की चार श्रेणियां पढ़ी थी और इन चार श्रेणियों की हमने बात करें तो मूल रूप से जो हिमालय के उत्तर में जो स्थित जो श्रेणी थी उसे ट्रांस हिमालय कहा गया। उत्तर में स्थित किस नाम से जाने गई, ट्रांस के नाम से। इसके बाद में यानी कि मध्य में थी तो इसे महान हिमालय भी कहा गया। इसके बाद में बात करें तो मध्य हिमालय, और इसके बाद में हम बात करें तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हिमालय की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, हिमालय को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब देखेंगे कि इस चार श्रेणियों का पहले वर्णन करेंगे और इन चार श्रेणियों को पढ़कर फिर हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो आपको मैप नज़र आ रहा होगा भारत का, और इस भारत के मैप में हम पढ़े हैं तो यहाँ यानी कि ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद में इधर होते हुए ये असम की ओर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इस क्षेत्र में जो अपने हैं ये हिमालय पर्वत है इस प्रकार से। और इसमें ये चार परतें बंटी हुई है भाई, इस प्रकार से, दो, ये तीन, ये चार, इस प्रकार से चार श्रेणियां हैं इसकी। और इस चार श्रेणी है जो हमने पढ़ी थी, जो ये उत्तर वाली श्रेणी है ना, ये श्रेणी, इस श्रेणी को किस नाम से जानते हैं, इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानेंगे, इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानेंगे। और अब जो पढ़ेंगे हम इस ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और तो जानते हैं इस ट्रांस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले तो ये रहता है कि इस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह कौन सी चट्टानों से हुआ है। तो यानी कि ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, चलो हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा हिमालय पढ़ रहे हैं हम, ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय की बात करें कि यानी कि इसका निर्माण के बारे में हम पढ़ें कि इसका निर्माण में कौन सी चट्टानों से निर्माण हुआ है। तो इसमें देखें तो मूल रूप से अवसादी चट्टानें होगी भाई, यानी कि कौन सी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों की हम बात करें तो ये चट्टानें टर्शियरी युग से लेकर ये कैम्ब्रियन युग तक की है। कब तक की है ये, तो ये टर्शियरी युग से लेकर के और ये कैम्ब्रियन युग की है। कैम्ब्रियन युग, तो इस समय की ये अवसादी शैलें इस हिमालय की इस श्रेणी में पाई जाती है। इसके बाद में देखें तो ट्रांस हिमालय से नदियों का भी उद्गम होता है, और मुख्य रूप से हम देखें तो यहाँ कौन कौन सी नदियों उद्दित होती है। तो इस हिमालय से, कौन से हिमालय से, ट्रांस हिमालय से, यहाँ से तो एक तो सतलज होती है, सतलज नदी को जन्म देता है ये हिमालय। इसके बाद में हम देखें तो सिंधु, और इसके बाद में हम देखें तो ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद में हम देखें तो सांगपो। ये नदियां हैं जो मूल रूप से हिमालय की एक श्रृंखला, और श्रृंखला कौन सी, तो इस ट्रांस हिमालय से ये उद्दित होती है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़े हैं तो अपने हिमालय की चार लेयर पढ़ी थी इस प्रकार से,
4 श्रृंखला में इसमें ये ट्रांस हिमालय हो गया था, ये अपने पढ़ा था महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय से अलग होता है, कौन है ये ट्रांस हिमालय? ये महान हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय से अलग होता है, और एक ये जो रेखा है, यानी कि ये कौन सी लाइन से अलग होता है, इस प्रकार से हम पढ़ें। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से हिंज लाइन से अलग होता है भाई। कौन सी लाइन से? हिंज लाइन से। ये हिमालय हिंज लाइन से अलग होता है। इसके बाद में इसका दूसरा नाम भी देखें, यानी कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होने की कैटेगरी में एक तो हिंज लाइन हो गई, या फिर हिंज लाइन को हम अलग और पढ़ें तो इसे इंडो सांगपो सचर जोन भी कहा जाता है। कौन सा? इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। तो हम बात करें या आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से कौन सी से मेरे रेखा से अलग होता है, कौन सी रेखा से अलग होता है, तो कौन सी होगी? एक तो हिंज लाइन हो जाएगी, या फिर हम इसे पढ़ें तो इंडो सांगपो सचर जोन, इससे ये क्या होता है? अलग होता है। अब देखें कि इस हिमालय के अंतर्गत, कौन से हिमालय के अंतर्गत? इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तो पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? देखो, वैसे तो हम इनका क्षेत्र तो बाद में पढ़ेंगे, कि कब पढ़ेंगे? जब हिमालय का वर्गीकरण करेंगे, हम हिमालय को बांटेंगे तब पढ़ेंगे। पर एक बार इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला में कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इस हिमालय में बात करें कौन से में? ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय में यहाँ एक तो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, यानी कि पर्वत श्रेणियों की बात करें तो कौन सी आ जाएगी? एक तो काराकोरम आएगी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रेणी आ जाएगी, लद्दाख पर्वत श्रेणी आ जाएगी। इसके बाद में हम बात करें तो जोस्कर आ जाएगी, और इसके बाद में करें बात तो कैलाश श्रेणी आ जाएगी। यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां हैं, और इस पर्वत श्रेणियों की हम बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, और इसके बाद में जोस्कर पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद में हम बात करें तो कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो काराकोरम श्रेणी है इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है भाई, इसका भी थोड़ा ध्यान में रखना, यानी कि इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़। तो इसी काराकोरम श्रेणी में हम बात करें तो भारत विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, यानी कि पहली बात करें तो हम माउंट एवरेस्ट हो गई, और दूसरी की हम बात करें तो दूसरी सर्वोच्च चोटी इसी में है जो भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, क्योंकि पहले ये पाक अधिकृत क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर में थी, और अब भारत में। तो देखें तो यहाँ सर्वोच्च चोटी की बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी है K2। कौन सी है? K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इस गॉडविन ऑस्टिन को एक अलग नाम से और भी पुकारते हैं, वैसे तो इसे K2 के नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन हो गई। ये मूल रूप से आपने जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इसके बाद में देखें तो इसे गौरीनंदा पर्वत भी कहा जाता है भाई, थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्या पता कोई पूछ ले कि गौरीनंदा पर्वत कौन सा है। गौरीनंदा, तो गौरीनंदा पर्वत है, ये हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? पर्वत श्रेणियों में बात करें तो काराकोरम श्रेणी में है, और हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? ये ट्रांस हिमालय में है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी होगी, ये पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और यहाँ हम बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ ग्लेशियर है, कई ग्लेशियर हुए हैं। ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर या फिर हम बोल सकते हैं हिमनद बोल सकते हैं, हिमनद बोल सकते हैं। हिमनद की हम डेफिनेशन देखें कि हिमनद क्या है, पहले चलो लिख लेते हैं हिमनद। हिमनद की परिभाषा की हम बात करें तो हिमनद किसे कहते हैं?
तो यानी पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि, क्या पढ़ा हमने कि पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार वाली गतिशील बर्फ की राशि तो आके नाम से जानी जाएगी, हिमनद के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि पर्वतांग बीच का मैं देखा तो इन सब ये प्रकार से पर्वत है, इस हिसाब से पर्वत है। और पर्वतांग बीच का में जो गैप है, ये गैप का में यानी कि पानी जम जावे, बर्फ बन जावे है, ठीक है। और आ बर्फ है जो जमाव लियो है ना, वो जमाव के नाम से जानोगे, ग्लेशियर के नाम से जानोगे। ज्याँ ज्याँ ग्लेशियर पिघलना शुरू हुएगा तो ये ग्लेशियर से नदियाँ को निर्माण हुएगो, ठीक है। और नदियाँ की बात करी जाए तो गंगा नदी के उद्गम की बात करी जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हिमनद है या फिर हम बोल सकते हैं ग्लेशियर है। तो इस ट्रांस हिमालय में हम बात करें कि कौन कौन से ग्लेशियर है, तो ट्रांस हिमालय में एक तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कह सकते हैं हम, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो इस ट्रांस हिमालय में स्थित है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर की हम लंबाई की बात करें तो ये 72 किलोमीटर लंबा है भाई, इस बात का भी ध्यान रखें। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें तो बियाफो, ये भी ग्लेशियर है। और बियाफो की बात करें तो ये 63 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसके में बाद में बात करें तो बालतोरा, ये भी एक ग्लेशियर है, ये 62 किलोमीटर लंबा है। और इसके बाद में हम बात करें तो एक ग्लेशियर और है हिस्पार ग्लेशियर, और ये 61 किलोमीटर है। इन चारों ग्लेशियरों की बात करें तो ये भारत के सबसे बड़े हो गए, और विशेष ये ट्रांस हिमालय के अंदर है। और ट्रांस हिमालय में भी बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी में है। हमने जो श्रेणियाँ पढ़ी है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है ये ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, उसके बाद में हम पढ़े तो बियाफो, इसके बाद में पढ़े तो बालतोरा, और इसके बाद में पढ़े तो कौन सा हो गया, स्पार ग्लेशियर हो गया, ठीक है। ये तो इससे संबंधित ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम और बात करें तो इस काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये पश्चिम में हम बात करें, चलिए हम चलते हैं भारत के मैप पर चलते हैं। ये भारत का मैप है, इसमें हम पश्चिम में यहाँ बात करें तो ये यानी कि पाकिस्तान की ओर आएगा, और पाकिस्तान की ओर इसमें देखें तो ये पामीर की गांठ से ये श्रेणी शुरू होती है भाई। काराकोरम श्रेणी है जो ये पश्चिम में कहाँ तक है, पामीर की गांठ तक, पामीर की गांठ यहाँ से ये शुरू होती है। जबकि दक्षिण की ओर देखें, दक्षिण पूर्व की ओर, तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी तक जाती है, यानी यही कैलाश पर्वत श्रेणी तक, कैलाश पर्वत श्रेणी तक ये जाती है। और इसी श्रेणी के हम दक्षिण में देखें, यानी कि ऊपर तो कौन सी हो गई अपने, काराकोरम श्रेणी, इसके बाद में कैलाश श्रेणी हो गई, और जम्मू कश्मीर में यहाँ हम देखें इधर तो इसके नीचे जो आएगी वो आएगी लद्दाख श्रेणी, यानी कि कौन सी श्रेणी है, यहाँ लद्दाख है। लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लिखा नहीं गया है, पेन चला नहीं सही से, तो ये हो गई लद्दाख श्रेणी। और इसी लद्दाख श्रेणी में हम बात करें तो सिंधु नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी में बात करें श्योक नदी के मध्य ये विभाजक का कार्य भी करती है, यानी कि लद्दाख श्रेणी है ये सिंधु नदी और इसकी सहायक है श्योक नदी, दोनों के मध्य ये विभाजन का कार्य भी करती है, दोनों को अलग अलग भी बांटती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम बात करें तो इस हिमालय में प्रमुख घाटियाँ भी हुई है, और घाटियों से लेकर
अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पीछे ये प्रश्न रहा भी था कि गलवान घाटी कहाँ है। इसके बाद में हम बात करें तो चुम्बा घाटी कहाँ है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चुम्बा घाटी की और हम ये बात करें तो ये जो घाटियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय में है। और ट्रांस हिमालय की इसमें बात करें तो मूल रूप से ये हिमालय का उत्तरी भाग हो गया और यहाँ चुम्बा घाटी है। इसके बाद में हम बात करें तो कांगड़ा घाटी भी है, स्पीति घाटी भी है, पांगी घाटी भी है। ये कुछ घाटियाँ हैं। अक्सर आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप, यानी कि इस हिमालय में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। एक तो चुम्बी घाटी है, चुम्बी घाटी है। इसके बाद में हम बात करें तो कांगड़ा है, कांगड़ा घाटी इसी ही हिमालय में है। इसके बाद में हम बात करें तो स्पीति है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो पांगी है, पांगी घाटी है पा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ घाटियाँ हैं, आपको ध्यान में रखनी है। ये इस प्रकार से हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण वर्णन। और अब चलते हैं हम अगले हिमालय की, यानी कि हिमालय की दूसरी श्रृंखला। और दूसरी श्रृंखला की बात करें तो बृहत हिमालय या फिर हमने पढ़ा था महान हिमालय, और इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इस हिमालय में हम बात करें तो इसके एवरेज ऊंचाई, यानी कि हेडिंग डालेंगे और दूसरा लिखेंगे कि कौन सा पढ़ रहे थे हम, महान हिमालय। महान हिमालय। और इस महान हिमालय की हम बात करें तो एवरेज जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, यानी कि एवरेज ऊंचाई इसकी कितनी है, 6000 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद में हम और बात करें तो इसकी चौड़ाई की इस, यानी कि महान हिमालय की चौड़ाई की हम बात करें तो ये 120 से 190 किलोमीटर लंबी है, चौड़ी है भाई, 120 से 190। देखिए हमने पढ़ा था इस प्रकार से, यहाँ हिमालय की श्रृंखलाएं पड़ी थी, यानी कि ये हो गया ट्रांस हिमालय। और इसके बाद में जो हिमालय था वो कौन सा था, महान हिमालय था, ठीक है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई जो हमने पढ़ी है इस महान हिमालय की वो कितनी है, 6000 मीटर एवरेज ऊंचाई है। इसकी जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई की बात करें तो ये 120 से लेकर के और 190 किलोमीटर तक ये क्या है, चौड़ी है। और इसके बाद में हम बात करें इन दोनों को अलग करने वाली रेखा, और रेखा की हमने बात की थी कि हिंज लाइन या फिर इसे इंडो सचर जोन के नाम से जानते हैं। तो ये इसको अलग कर रही थी। अब देखते हैं कि इस महान हिमालय में प्रमुख चट्टानों की बात करें कि कौन से चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, कौन से हिमालय का, महान हिमालय का। तो देखते हैं महान हिमालय, हमने महान हिमालय। अब देखते हैं कि इस महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है, उसमें निर्मित है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चट्टानें हैं। तो इसमें बात करें तो एक तो रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में हम बात करें तो कायांतरित चट्टानों का भी निर्माण हुआ है, कायांतरित चट्टानों से भी, कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों की हम बात करें तो जो लंबे समय तक जो पर्वत रहे हैं या चट्टानें रही हैं जिनका रूप बदल चुका है, तो वो चट्टानें किस नाम से जानी गई, कायांतरित चट्टानें जानी गई। जैसे हम बात करें तो इस कायांतरित चट्टानें के अंतर्गत ग्रेनाइट हो जाएगी, यानी कि इस के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आएगी, ग्रेनाइट चट्टानें आएगी। और इसके बाद में बात करें तो सिस्ट आएगी, और इसके बाद में बात करें तो निस आएगी। तो इस हिमालय में स्थित प्रमुख चट्टानों की हम बात करें तो आग्नेय, और कायांतरित चट्टानों में हम बात करें तो कायांतरित में ग्रेनाइट आएगी, सिस्ट आएगी, और कौन सी आएगी, निस चट्टानें आएगी। और महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय, इस हिमालय में सर्वाधिक हिमानियों का प्रभाव होता है भाई, यानी कि यह जो श्रृंखला है यह सदैव बर्फ से ढकी रहती है, हमेशा यहाँ बर्फ जमी रहती है, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ें तो इस बृहत हिमालय की, इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, यानी महान हिमालय बोलते हैं या फिर इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं। और इसके बाद में सिंधु नदी के जो गार्ज हैं वो यहाँ इस श्रेणी के अंदर है भाई, गार्ज। गार्ज आपको बोलें तो जैसे नदियों द्वारा बनाया गया एक गड्ढा होता है जिसे गार्ज कहते हैं,
ठीक है। और इस हिमालय से जो उद्दित होने वाली कुछ नदियों की हम बात करें तो आपने कौन कौन सी नदियाँ उद्दित हो सकती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ इसी ओर से उद्दित होती है। जैसे सांगपो है, हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा और इसे हिमालय में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस नदी का उद्गम इसी से होते हैं। और इसके बाद में हम बात करें तो ये जो महान हिमालय है ये विश्व का सर्वोच्च ऊंचा जो पर्वत है, या हम कहें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो इसी हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। कौन से हिमालय में? महान हिमालय। महान हिमालय इन चारों श्रेणियां, हमने 4 श्रेणियां पढ़ी थी कि ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर महान, फिर मध्य, फिर शिवालिक। इन चारों श्रेणियों में से सबसे जो ऊंचा हिमालय है वो कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है। एवरेज ऊंचाई, तो इसकी एवरेज ऊंचाई तो हमने पढ़ ली थी कि कितनी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। इसके बाद में हम बात करें तो विश्व की सर्वोच्च जो चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो इसी हिमालय में है। यानी कि ट्रांस हिमालय में तो हमने एक पढ़ी थी, वो K2 पढ़ी थी। और इसके बाद में बात करें तो सर्वोच्च चोटी, यानी विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है भाई। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हम इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। कुछ किताबें इसे 8850 भी लिखती है, 8850 मीटर भी लिखती है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना। इसे, ये जो चोटी है ये तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यानी चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है भाई। नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। तो हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न रह सकता है कि सागरमाथा किसके कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। चीन में बात करें तो चीन में इसे चोगुलुग्मा के नाम से जानते हैं। चीन में इसे किस नाम से जानते हैं? चोगुलुग्मा के नाम से जानते हैं। और चोगुलुग्मा का हम अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है पर्वतों की रानी। किस नाम से? चोगुलुग्मा। और चोगुलुग्मा का अर्थ हो गया पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसके एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 8848 या 8850 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और भारत और चीन और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। इसके बाद में हम देखें तो एक चोटी और, जो विश्व की तीसरी कह सकते हैं, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और चोटी की बात करें तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और इस कंचनजंगा की बात करें तो ये महान हिमालय के अंतर्गत है। और इसके एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 8558 मीटर ये ऊंची है, जो अपने भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद में और कई पर्वतों की हम बात करें जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है इसमें, जैसे नंगा पर्वत है, यही है नंगा पर्वत है। इसके बाद में हम पढ़ें तो नंदा देवी भी यही है। नंदा देवी ये पर्वत है, तो इसी हिमालय में है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, और ये इसी श्रेणी यानी कि कौन सी? महान हिमालय में स्थित है। और भारत की जो पहली महिला थी बछेंद्री पाल, ठीक है, जिन्होंने 1984 के अंदर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उन्होंने सफलता पाई थी। यानी कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था वो थी बछेंद्री पाल। तो इस प्रकार से हिमालय की हमने 2 श्रेणियां पढ़ ली। और तीसरी श्रेणी की हम बात करें तो हिमालय की तीसरी श्रेणी, और तीसरी श्रेणी में हम पढ़ें तो तीसरी श्रेणी हमने कौन सी जानी थी? मध्य हिमालय, ठीक है। और अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय में बात करें तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। मध्य हिमालय यानी कि ये हो गया महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसके बाद में ये हो गया महान हिमालय, और इसके बाद में ये हो गया मध्य हिमालय, ठीक है, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। अब ये है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। अब अपने यानी कि ट्रांस हिमालय से और इस हिमालय, कौन सी? वृहत हिमालय को अलग होने में जो एक लाइन पड़ी थी वो इंडोसचर जोन या हिंज जोन के नाम से पड़ी थी। ये तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग हुआ। अब हम बात करें तो ये महान हिमालय से मध्य हिमालय जो अलग होता है वो कौन सी लाइन है? यानी कि महान हिमालय से मध्य हिमालय जो अलग होता है वो कौन सी लाइन है? तो इसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थर्ड,
यानी कि अलग करने वाली जो रेखा है इसे किस नाम से जानेंगे हमें? मेन सेंट्रल थर्स्ट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ ले कि मध्य हिमालय महान हिमालय से किस रेखा से अलग होता है, तो कौन सी रेखा से? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये अलग होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और हम बात करें तो इसे हिमालय के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश में ये हिमालय फैला हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो इसे महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसे निम्न हिमालय को किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और हम देखें कि इस हिमालय के संदर्भ में हम जाने तो कौन सा हिमालय था अपने पास? लघु हिमालय, या फिर इसे बोलेंगे हम मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय।